कभी सोचा है कि वक्त मतलब टाइम शायद एक सीधी लकीर में नहीं बल्कि एक गोल चक्कर में घूमता है? आज हम एक ऐसी ही स्पिरिचुअल सोच को समझने वाले हैं। ये बताती है कि भारत कैसे गरीबी से निकलकर वापस अपनी पुरानी शान, अपनी समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। चलिए मिलकर समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो इस पूरी समझ का जो सेंटर पॉइंट है वो ये विचार है। इसके मुताबिक अभी चढ़ती कला का समय चल रहा है। अब ये चढ़ती कला क्या है? मतलब ये एक ऐसा टाइम है जब चीजें नीचे गिरने के बाद अब वापस ऊपर उठ रही हैं। ये वो दौर है जब भारत, जो बहुत गरीब हो चुका है, वो फिर से साहूकार बन रहा है, मतलब फिर से अमीर और संपन्न हो रहा है। और ये टाइम है अपनी उस सतयुगी बादशाही, उस गोल्डन एज की विरासत को वापस पाने का। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 2 अलग-अलग भारत की, एक स्वर्ग वाला और एक आज का। फिर समझेंगे कि ये 5000 साल का चक्र क्या है। इसके बाद देखेंगे गरीब निवाज का आगमन कैसे होता है, फिर रंक से राव बनने का रास्ता क्या है, और आखिर में भविष्य कैसा होगा उसकी एक झलक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। समझते हैं कि वो 2 भारत कौन से हैं जिनके बारे में बात हो रही है। एक वो जो कभी स्वर्ग था और एक वो जो आज है। आप देखिए, यहाँ 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है स्वर्णिम भारत, सोचिए, जहाँ सब साहूकार थे, सोने के महल हुआ करते थे और सिर्फ देवताओं का राज था। और दूसरी तरफ है आज का भारत, जहाँ गरीबी है, दुख दर्द है और जमीन के दामों की लड़ाई है। पहले कोई और धर्म नहीं था और आज देखिए कितने सारे धर्म हैं। तो ये जो गैप है ना, इसी को भरने की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर भारत इतना संपन्न था, सोने का था, तो वो इस हाल में पहुंचा कैसे? ये गिरावट आई कहाँ से? इसका जवाब छिपा है टाइम के एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट में। देखिए, इसके मुताबिक ये पूरी दुनिया का इतिहास एक 5000 साल का ड्रामा है जो बार बार रिपीट होता है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग यानी गोल्डन एज से, जब आत्मा एकदम प्योर, एकदम साफ होती है। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी सी कम हो जाती है। द्वापर युग में बुराइयां शुरू होती हैं और फिर आता है कलयुग। ये वो स्टेज है जब आत्मा पूरी तरह से अशुद्ध, मतलब तमो प्रधान हो जाती है। और हम अभी कहाँ हैं? हम हैं संगम युग में, जहां ये चक्र अब खत्म होकर फिर से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है। और एक और मजेदार बात, इस पूरे 5000 साल के ड्रामा में एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है। जी हाँ, 84 बर्थ्स। और कहते हैं कि हर जन्म के साथ वो अपने असली डिवाइन रूप को, अपनी असलियत को थोड़ा थोड़ा भूलती चली जाती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये जो भूलना है ना, ये इस ड्रामा का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक कि सतयुग के देवताओं को भी इस साइकिल का पता नहीं होता था। क्यों? ताकि वो बिना किसी टेंशन के, बिना भविष्य की चिंता किए अपनी लाइफ को, अपनी बादशाही को एंजॉय कर सकें। लेकिन यही भूलना आखिर में गिरावट की वजह भी बनता है। तो ठीक है, सब कुछ नीचे गिर रहा है, आत्मा अपनी शक्ति खो रही है, तो इसका सल्यूशन क्या है? इसे ठीक कौन करेगा? यहीं से कहानी में एंट्री होती है एक डिवाइन पावर की। तो सवाल वही है, कौन है वो जो भारत को फिर से अमीर बनाता है? कौन है जो इस पूरी कहानी को पलट देता है? जवाब है गरीब निवाज। इसका मतलब है गरीबों का रखवाला, उनका भला करने वाला। और ये टाइटल दिया गया है परमपिता यानी शिव को। कहा जाता है कि वो इस ड्रामा के बिल्कुल एंड में आते हैं, जब दुनिया, खासकर भारत, अपने सबसे बुरे हाल में होता है। और वो आते ही इसलिए हैं ताकि इसे वापस इसकी पुरानी शान तक पहुंचा सकें। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। गरीब निवाज, परमपिता और श्री कृष्ण, ये दोनों एक नहीं हैं। श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले राजकुमार हैं। वो खुद 84 जन्मों के चक्र में आते हैं, जबकि परमपिता, वो इस जन्म मरण के साइकिल से ही परे हैं। एक तरह से कहें तो एक स्वर्ग को बनाते हैं और दूसरे उस बने बनाए स्वर्ग के पहले राजा बनते हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कौन करता है, पर कैसे? मतलब इसका प्रोसेस क्या है? अब हम बात करेंगे उसी रास्ते की, रंक से राव यानी एक आम इंसान से प्रिंस बनने के रास्ते की। तो देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस 4 स्टेप्स में बताया गया है। स्टेप 1, ये पहचानना कि परमपिता आ चुके हैं।
स्टेप 2, उनसे आत्मा और इस वर्ल्ड साइकिल का ज्ञान लेना। स्टेप 3, उस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारकर खुद को पतित यानी इम्प्योर से पावन मतलब प्योर बनाना। और स्टेप 4, बस इसी प्योरिटी के आधार पर अपनी नई दुनिया की बादशाही का हक वापस लेना। और इस पूरे प्रोसेस का नतीजा वो इस एक लाइन में छुपा है। ये ज्ञान रंक को राव और बेगर को प्रिंस बना देता है। कितनी बड़ी बात है। तो ये सारी मेहनत, ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें लेकर कहा जाएगा। आखिर वो मंजिल है कैसी? चलिए अब उस आने वाले कल की, उस भविष्य की दुनिया की एक झलक देखते हैं। तो कैसा दिखेगा वो सतयुग, वो गोल्डन एज? जरा सोचिए, महल सोने और हीरों के, नदियां एकदम मीठे पानी की, दुनिया में लोग भी बहुत कम, नेचर यानी प्रकृति एक सेवक की तरह होगी जो आपको भरपूर फल और सुख देगी, जमीन खरीदने के लिए पैसों की जरूरत ही नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, दुख या तकलीफ का कोई नामो निशान तक नहीं। तो आखिर में एक सवाल जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में कोई गिरती कला यानी नीचे जाने के बजाय इस चढ़ती कला का हिस्सा कैसे बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद ढूंढना है। इसी सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही।